सांस कमजोर होना। बैठिए बेटा। हम्म। चलो सेटल हो गया सब। चलो, कहाँ तक जानकारियां ली थी? इसके आगे कुछ नहीं, यहीं तक बात की थी। चलिए, तो पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज पे बात करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज दो ही चीजें रह गई इसमें। प्रॉपर्टीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जो एग्जाम्स में आता है और आ चुका है। दूसरा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं, इसमें छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इसको कर लेते हैं। मैटर वेव हमारा समाप्ति की तरफ चला जाएगा। ओके, इजी है। और कैसे होगा ध्यान देते हैं। अपने पास में इसने बोला, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव में इसने हमको बोला कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी वेव है। ये कहता है कि ये स्टैंडिंग वेव, और वो भी कहां पर, किसी, आजा बेटा, स्ट्रिंग में। ठीक है, ये रिजिड एंड ए है, ये बी है। ठीक है, और तो और नो लॉस। ठीक है, नो लॉस। तो एक जगह क्या बनता था, नोड, एक जगह क्या बनता था, एंटी नोड्स। ठीक है, अच्छी बात है। ये सारा का सारा इसने कहां से उठा के लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पे। इसका कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब पार्टिकल अगर वेव नेचर दिखाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन सामने आएगी। यहां तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब आज क्या करना है, आज इसके पार्टिकल नेचर के ऊपर बात करनी है या वेव नेचर की बात करनी है। तो इसने एक इक्वेशन दी, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें इसकी क्या चल रही हैं, बिल्कुल ठीक है, ये अज्यूम कर रहा है हर चीज को। प्रॉब्लम ये है, प्रूफ कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अज्यूम कर रहा है। और इस अजम्पशन के दौरान उसने एक चीज बोली, ये जो केस आता है ना एसोसिएशन वाला, इसके ऊपर इसने बात की। जैसे अगर अपन बात कर रहे थे साथ साथ, ठीक है, तो जरा सोच, अपन ने एग्जांपल लिया था कि हेड को उछाला या टेल को उछाला, ऐसे करते हैं अपन? नहीं, अपन सिक्का उछालते हैं, तो हेड ऊपर रह गया, टेल नीचे गिर गया, संभव है? नहीं। इसका मतलब यह है कि हेड और टेल साथ साथ है, ठीक है, पर एक टाइम पे एक ही वैरायटी आएगी। वही चीज कि लाइट नेचर डुअल है, तो हमको नहीं मालूम कि वो वेव नेचर का फॉर्मेशन है या पार्टिकल नेचर है। हम इतना मालूम कि जब वो गिरेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक ही टाइप का होगा। तो एसोसिएशन का मतलब क्या है, इसका एक कहना था, मानना था कि बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। पार्टिकल जितनी देर में जितनी दूरी तय करना चाहिए, जितनी देर में जितनी दूरी तय करना चाहिए, ठीक उतनी ही दूर और उतनी ही देर में इसके साथ एसोसिएटेड वेव भी ट्रेवल करनी चाहिए। समझ गए आप? देखो मैं फिर बताऊं, वैज्ञानिक के पास में क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट, बाल बोल के बताओ। दूसरा मैथमेटिक्स। अब एक्सपेरिमेंट इसने किया नहीं, पर जो भी बात कर रहा है तुक्के तो मार ही रहा है, तो मैथमेटिक्स लिखनी भी तो जरूरी है, तो इसने मैथमेटिक्स लिख डाली। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि लेट एल इज द पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ इसने क्या लिया, एक सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एक चक्कर काटा इलेक्ट्रॉन ने, तो एल इक्वल टू क्या लिया इसने, सर्कमफ्रेंस। हमने कहा वो कितना होगा, तो वो तो 2 पाई आर होगा। ठीक है, अब पार्टिकल अगर एक चक्कर जितनी देर में काट रहा है वो कितना हो गया, 2 पाई आर। तो वेव भी उतनी देर में उतना ही चक्कर काटनी चाहिए, पर वेव के डिस्टेंस किस में लिखे जाते हैं, वेवलेंथ में। तो इसका मानना था कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, पर लैम्डा हर एक ऑर्बिट के लिए अलग अलग है। ठीक है, हर एक ऑर्बिट के लिए अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर इसने एक तुक्का लगाया और यहां पर एन को इमेजिन किया। एन है इंटीजर, या कहें तो ऑर्बिट नंबर। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला इसने अज्यूम कर लिया जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, ये एक फॉर्मूला लिखा गया। पर इस फॉर्मूले के पीछे तुक्का लगाने का बेसिस यही था, एसोसिएशन वाला केस। अब हम जानते हैं कि लैम्डा क्या है, लैम्डा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा की जगह एच अपॉन एमवी लिखते हैं, और एमवी इधर लिया है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ये फॉर्मूला तो वो है जिसके चक्कर में 1920 में, ठीक है भाई, बोहर को नोबेल मिला था।
भाई बोहर की सारी बातें सही थोड़ी नहीं थी उसके मॉडल में, ठीक है, पर कुछ बातें बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर आए अगर आप, तो ये क्या प्रूफ है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का? नहीं, ये तो क्या है, एक वैज्ञानिक ने कुछ सोचा, तुक्का लगाया और गलती से एक ऐसे फॉर्मूले पहुंच गया जो सही है। इसका मतलब अगर आप उसकी जगह होते तो आपके भी हौसले बुलंद हो चुके होते, क्या तुक्का लगाने कुछ तो सही सोच रहे हो। ये वो केस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमको करना कुछ नहीं, हमको सिर्फ यहाँ पर इतना करना है कि अगर हमें ढूंढना है कि एन इंटीजर ही क्यों लिया, तो यहाँ पर तो इंटीजर ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इस चीज को इसने बोला कि जो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई r डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा पार्टिकल, वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार लगा के अपन एक लाइन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। he assumed that he assumed that he assumed that the path length traveled he assumed that the path length traveled he assumed that the path length traveled by electron in an orbit is integral multiple in an orbit is integral multiple of lambda dB of lambda dB माने डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर है, ये नोट कर लें फटाफट, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर बतेरे सवाल फंसे हुए हैं, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल फंसे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी ने पूछे हैं, जेई ने भी खूब पूछ लिए, ठीक है, जेई ने भी काफी बार पूछ लिए। और मैटर में पिछले 5 साल में खूब सवाल आ रहे हैं। मैंने अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में इतने पेपर हो रहे हैं हर साल, एक साल में 4 पेपर, और उसमें भी हर बार कितने पेपर, 3-3 4-4 बार, मतलब दिन तक चल रहे हैं, तो एक दिन में 2 पेपर, तो 6-6 8-8 पेपर हो जा रहे हैं। तो वो कर क्या रहा है, वो उन सवालों को ज्यादातर पूछ रहा है जो आज तक नहीं पूछे जाते थे, ठीक है। जैसे अगर मैं याद दिलाऊं तो कम्युनिकेशन के खूब सवाल आते हैं, मैटर वेव भी खूब आया जा रहा है, क्योंकि मैटर वेव में स्कोप क्या है, दूसरे चैप्टर का रिलेटिव कंडीशन से ज्यादा आती है, ठीक है। खुद का तो कुछ है ही नहीं, खुद का तो सिर्फ टिपा हुआ है, वो भी तो से कर लेंगे इतना, छाप लिया आपने, तो ध्यान रखना L = MVR = NH/2 पाई, दिस इज नॉट द प्रूफ, ठीक है। चलिए, तो अपन कुछ करना नहीं है इसमें, अपन इसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे से सवाल जो बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज निकाल लीजिए, ठीक है, शीट निकाल लीजिए आराम से। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मुला वगैरह सब आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा है, तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज 1 की तरफ देखें, तो एक्सरसाइज 1 में सवाल नंबर एक बार 32 पढ़ लें, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ने वाले सवाल हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं सवालों में, ठीक है। आराम से शीटें निकाल लें और पढ़ते जाए। यह आएगा पेज नंबर 26 पे आएगा, हो गया, पढ़ लीजिए एक बार। दे रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, द फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमको मालूम है फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस होता था r1, ये हो गया 1 लैम्डा। तो इसका मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस है, फर्जी सवाल है, ठीक है। सोचो ऐसे सवाल उठ उठ के आ रहे हैं तो क्या करना है, हमको सॉल्व कर देना है। एक और सवाल पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 15, एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 15। अब भाई ने सेकंड ऑर्बिट की रेडियस रखी है या वेवलेंथ रखी है, वेवलेंथ रखी है, तो क्या पूछ लिया, सर्कमफ्रेंस। तो आ गया हमारे पास में 2 पाई r2 = 2 × 2 × 10⁻⁹। लो जी, फर्जी है कि नहीं। अब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो शर्म नहीं आएगी, वो दे देता है ऐसे सवाल, ठीक है। जरा एक बार फिर पढ़ लें, एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 9, एक बार फिर पढ़ लें, एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 9। हाइड्रोजन एटम Z हो गया 1, पहले ऑर्बिट का रेडियस बिल्कुल 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो n = 2 आ गया 1, तो 2 पाई r1 = लैम्डा, तो 2 × 3.14 × 0.529 लैम्डा, ठीक है। तो 2 × 0.5 1 के आसपास हो गया, तो 3.4 से ज्यादा आएगा, ठीक है, तो 3.3 के आसपास आ गया, फर्जी है कि नहीं है, ठीक है। एक सवाल बड़ा फेमस है इसमें, आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा है, एक बार देख लें इसको भी, ठीक है। एक्सरसाइज 4 में सवाल नंबर 10, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आपका तुरंत आ जाएगा, है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने केमिस्ट्री में भी करते हैं सवाल, ठीक है, फर्जी सवाल है।
आपको आंसर भी रटा हुआ होगा 6/a0। क्लियर है? अब फिजिक्स में कैसे आया? ठीक है, कई बार आ गया इसमें सवाल, अभी कुछ साल पहले लंबा चौड़ा सवाल आ गया। ठीक है, लंबा चौड़ा सवाल आ गया। एक्सरसाइज 4 का सवाल नंबर 22। एक्सरसाइज 4 का सवाल नंबर 22, चलिए इसको कर लीजिए। एक्सरसाइज 4 का सवाल नंबर 22। कई बार इस सवाल को देख के विद्यार्थी बोलता है ये है क्या, मतलब मजाक लगा रखा है ये? हैं? तीसरी लाइन पे आते हैं तो पहली लाइन भूल जाते हैं, 2 बार पढ़ना पड़ता है इस सवाल को। तो ये सवाल सवाल की बात नहीं है, सवाल ये है कि आप अगर किसी चीज पे ओवर कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, तो वहां एग्जाम में जो बैठा हुआ एग्जामिनर है, ठीक है, वो किस लेवल पे सवाल फंसाएगा हमें सोचना पड़ेगा। हो गया सवाल? टाइम चाहिए? टाइम भी नहीं चाहिए? क्यों करना नहीं है? तो हथियार ही नहीं उठाया तो जंग तो वैसे ही हारोगे। क्या क्या नहीं हो रहा? समझ में आ गया सवाल क्या है? कोई चीज सिंपल है इसका मतलब ये ना समझिए कि वो लल्लू है। हाँ, ना किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सुझाव बनाइए, ना ही सवाल के बारे में। इस तरह से बहुत सारे सवाल फंसे हुए हैं। ठीक है, अब सवाल को समझो, आपको लैंग्वेज समझनी है सवाल। ठीक है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। एक एटम है, ठीक है, ये रहा एटम। एटम की nth ऑर्बिट और एटम की ग्राउंड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रखी है। ठीक है, हमने कहा कैसे? ऐसे कि अगर ग्राउंड में है तो 2πr1 इक्वल टू 1 लैम्डा जी। इसका मतलब लैम्डा जी कितना हो गया? 2πr1, काम खत्म। अब nth ऑर्बिट में अगर ये है तो वहां पर लैम्डा कितना दे रखा है? लैम्डा एन। ठीक है, वहां दे रखा है लैम्डा एन। चलो, अब वहां के लिए कितना हुआ? 2πrn इक्वल टू एन लैम्डा एन, पर 2πn² r1 इक्वल टू लैम्डा एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एन से एन उड़ गया, तो 2πr1 इक्वल टू एन लैम्डा एन होगा कि नहीं होगा? चलो, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए 2πr1 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं है? और वो कितना है? लैम्डा जी। तो एन टाइम्स, तो एन कितना हो गया? लैम्डा जी अपॉन, उल्टा लिख रहा हूं मैं शायद। ठीक है, तो ये एन, तो ये एन। ठीक है, तो एन हो गया आपके पास में लैम्डा एन अपॉन लैम्डा जी। ये तो एक इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत? चलो, अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एन से ग्राउंड स्टेट में गिरता है तो क्या छोड़ता है? फोटोन छोड़ता है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ, या फिर ठीक है 13.6, जेड तो हो गया 1, 1/1² माइनस 1/n², ये होती है। पर उसने तो वेवलेंथ पूछी शायद, नहीं ना, तो ये अपन हटा देते हैं। ठीक है, अब वेवलेंथ पूछी है, तो भाई ने क्या किया है, ये दे दिया। हम तो 1/1 लैम्डा लेंगे, ये उल्टा भी एन दे दिया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? r1² 1/1 माइनस n²। अब उसने v या उल्टा a, ठीक है, और लैम्डा जी और लैम्डा एन में रिलेशन पूछ लिया, या तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो एन को रिप्लेस कर दे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, ये कितना आएगा? लैम्डा एन का स्क्वायर अपॉन लैम्डा जी का स्क्वायर, ये आएगा, और कुछ नहीं। अब भी रिलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि उसने तो ये जो उल्टा भी है वो ऊपर पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, फंस जाएंगे। क्या इतना कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, लैम्डा जो होता है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है?
छोटी क्वांटिटी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आती चीजें, तो जो छोटी क्वांटिटी होती है और इस तरह का एक्सप्रेशन हो रहे होते हैं तो बाइनोमियल लगाई जाती है। ठीक है, क्या लगाई जाती है? बाइनोमियल। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/r 1 प्लस लैम्डा जी का स्क्वायर लैम्डा एन का स्क्वायर। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर लें? तो 1/r प्लस लैम्डा जी का स्क्वायर आर इंटू 1/लैम्डा एन। ये और ये क्या है? ये है कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है? कॉन्स्टेंट, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट है, लैम्डा जी कॉन्स्टेंट है और लैम्डा जी के साथ आर कॉन्स्टेंट है। तो अब हमारे पास में इन तीनों के अंदर अगर हम रिलेशन ढूंढना चाहेंगे, ठीक है, तो खेल क्या है? अगर आप सोच के देखें तो खेल इजी है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक बार सवाल पढ़ेंगे, एक बार सवाल पढ़ने के बाद आपको रिलेट ही नहीं होता कि ये पूछा क्या है, क्योंकि तीन तीन क्वांटिटी घुसड़ रखी है इसके अंदर। ठीक है, कर लेंगे पक्का। ऐसे कई सवाल आए हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूं चीजें इजी लग रही हैं इसका मतलब लल्लू नहीं है। ठीक है, इसी में एक और सवाल है एक्सरसाइज 5 में, अभी अपन ठीक है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसको, है इसी फॉर्मूले पे। ठीक है इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, इसी में और एक सवाल है, ये तो मैं तब का बता रहा हूँ जो शीटों में है। ठीक है, फिर मैटर वेव का सवाल है, उसका आपको कनेक्शन रेडियो एक्टिविटी के साथ दे रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है? आपको करना है कि पार्टिकल चलाना है बस। ठीक है, अब पार्टिकल चलेगा तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखिए, तो किस लेवल पे जाके लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज में इतना ध्यान रखिएगा। इसके लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम, और वो है डेविसन और जर्मर के द्वारा जो किया गया एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमको प्रूफ मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लें इसको फटाफट, जैसे अपन प्रूफ पे बात करें। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट पे बात शुरू करेंगे। ठीक है, डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट पे चर्चा शुरू करेंगे। ये कंडीशन समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब एक बार ट्राई कीजिएगा उसको। ठीक है, जो भी क्लास में सवाल कर रहे हैं उसको आप क्लास में जिस लेवल पे भी आपको समझ में आता है वो ठीक है, पर घर पे जाके एक बार उसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, भले ही अपनी थ्योरी जो है वो मत पढ़िए, थ्योरी तो वही है जो आपको आती है। ठीक है, पर अपन जो क्लास में सवाल करते हैं, चाहे वो शीट के चाहे कैसे भी, घर जाके आधा घंटा 4 घंटा जो भी आप पढ़ सकते हैं कॉपी का, उसमें आप सवाल करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ के नीचे से आपकी बुद्धि के अनुसार सवाल चलने चाहिए कि कैलकुलेशन के हिसाब से हमको लिखनी है या करनी है। बढ़े आगे, हेडिंग डालेंगे इसको नोट करने के बाद में, डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, और थोड़ी देर तक के लिए भूल जाएंगे कि शीट में कुछ लिखा भी है हमारे लिए। ठीक है, पक्का? श्योर? ठीक है, पर एक दिक्कत सामने फिर से आएगी। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो दूं, ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ तो लें, पर आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने के लिए 2-2.5 मिनट फिर छीनने पड़ेंगे आपके। क्यों? क्योंकि हुआ क्या? हुआ ये कि आपके पास में जो डी ब्रोगली की कंडीशन के अनुसार आपको वेव आती है, वो कैसी आ रही है? स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव में होते हैं नोड और एंटी नोड। ठीक है, और ये बन रहा है फोटो, बन रहा है। तो आप याद करो, आपने जब भी वेव पढ़ा है, जब भी वेव पढ़ा, हमने कहा वेव पढ़ा था हमने, तो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे स्टैंडिंग वेव हो, चाहे कुछ भी वेव हो, आप हमेशा डायग्राम बनाते थे। याद करो आप, पाइप में बन रहा है, ऑर्गन पाइप में बन रहा है, पागल के जैसे डायग्राम बना रहे है कि नहीं? या तो हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं या वर्टिकल बना रहे हैं। तो संकट ये आया कि एक बारी यूपी सीट में, जैसे हर एक स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, इसमें सवाल आ गया, और वो भी कैसे? ये फोटो दिखा के सवाल पूछ लिया। कैसे? फोटो दिखा के सवाल। तो एक काम करें, पहले ये लिख लें, फोटो वाला सवाल। ठीक है, फोटो पे सवाल आ गया। ठीक है, 2-2.5 मिनट का केस है, उसको पढ़ के खत्म करें, लिखे फटाफट फोटो वाला सवाल। सर ये फोटो वाले सवाल से करना क्या है बेटा? कुछ खास नहीं करना। ठीक है, आईआईटी ने इस पे 3-4 बार सवाल पूछ लिया फोटो वाले सवाल पे। ठीक है, जब जेईई मेन का नाम एआईट्रिपल था, बकायदा पैसेज पूछ लिया। जब आईआईटी का नाम एडवांस नहीं था, तो एक पैसेज पूछ लिया, किस पे? मात्र फोटो वाले। ठीक है, तो हमने कहा फोटो वाले का मतलब क्या है? तो फोटो वाले का मतलब ये है, वो बोलता है कि तैने जो वेव घुमाई, ठीक है, तैने क्या कहा? तैने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके साथ में एसोसिएटेड क्या होगी? वेव चलेगी। हमने कहा ये वेव ऐसे चलती है भाई, है कि नहीं? हम वेव ऐसे बनाने में कंफर्टेबल है ही नहीं। हमारे लिए वेव कैसे बनती है? ऐसे चलती है वेव, या फिर ऐसे चलती है वेव। ये क्या सर्कल में वेव बना रहे हो पागल जैसे? क्या बनाई आपने ऐसी? नहीं। तो इसने क्या किया? इसी चीज का तोड़ निकाला, और इसने कहा कि आपने करना क्या है, आपने, ठीक है, एक काम करना है कि आपको इस मैटर वेव को रिप्रेजेंट करना है। ये बेसिकली फोटो वाला सवाल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। ठीक है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर वेव है। ठीक है, अब ये कैसे होगा ध्यान समझना। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमा था, तो यहां से चला था, यहीं पे आ रहा था, ये जा रहा है और आ रहा है। अब इसको वेव फॉर्म में कैसे दिखाएं? तो मान लेते हैं कि लेट कट द ऑर्बिट। ठीक है, मैंने ऑर्बिट को क्या किया? काट दिया। अब ऑर्बिट काटूंगा, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं एंड हो रहा है, तो काटूंगा तो क्या हो जाएगा? सीधा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो एल इक्वल टू कितना हुआ? 2 पाई आर। होगा कि नहीं होगा? तुमने कहा होगा। ठीक है, यहां पर बनेगी फोटो। ठीक है, समझाता हूं कैसे। जैसे एक एग्जांपल लिया, लेट एन इक्वल टू 1 है, पहला ऑर्बिट है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 1 लैम्डा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब
अब बना सकते हो अपन कि अगर ये ए है ये बी है, लैम्डा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फोटो बन गई। ठीक है, लेट एन इक्वल टू 2 है, तो अब 2 पाई आर 2 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा। समझ आई बात? नहीं आई? दोबारा देख लो। ठीक है, फिर से एग्जांपल। ठीक है, कि हमने कहा कि लेट एन इक्वल टू है 3, तो 2 पाई आर 3 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो यहां पर आ गया आपके पास में 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फिर से चलूं तो लेट एन इक्वल टू, अगर मैंने 4 ले लिया तो 2 पाई आर 4 इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक है, तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है कि आया, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि यूपी सीट में एक सवाल आ गया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में 5th ऑर्बिट में, किसमें है, 5th ऑर्बिट में, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ इतना सा लाइन लिख दी, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और 4 ऑप्शन में कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। ठीक है, ऐसे चौथे में कुछ लिख दिया। ठीक है, तो मालूम है अपन को थर्ड है, पर प्रॉब्लम समझो, वो बता ही नहीं रहा कि आस्किंग अबाउट मैटर वेव। आप समझ रहे मेरी बात को, वो बता के नहीं दे रहा कि ये मैटर वेव है। ठीक है, पर हमको मालूम होना चाहिए भाई साहब ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ये काटा गया तो मैं अपनी इच्छा से काट रहा हूं उसको ना, ये बकायदा उसकी थीसिस के अंदर उसने assumptions ले रखे हैं, इसके आगे की assumption भी है। उसने कहा कि मैं रस्सी को काहे काटूं या ऑर्बिट को काहे काटूं, हमने कहा क्या करना चाह रहा है, बोला मैं तो इलेक्ट्रॉन को ट्यूब में घुमाऊंगा, मैं ऑर्बिट क्यों लूं, मैं बोर थोड़ी नहीं हूं, मैं तो बोलूंगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है, ट्रैवल कितना करना है उसको, 2 पाई आर ही तो करना है। ठीक है, तो जो अगर रस्सी है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आ रहा है, आप समझिए मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी ऑर्बिट की जगह, हमने उसको स्ट्रेट लाइन में मान लिया और आ रहा है, हमने चाहा क्या रहा है भाई, ये लौटाएगा कैसे, बोले रस्सी में अगर रिजिड एंड होते हैं तो वहां से झटका पड़ता है, लौट के आता है कि नहीं, तो आप क्या ट्यूब नहीं ले सकते, इलास्टिक कोलिशन वाली ट्यूब, कि ये भी एंड है ये भी रिजिड एंड है, तो अगर वेव जा रही है टप्पा खा के आ रही है, स्टैंडिंग वेव जो बोला उसने इसी सबसे बोला, पर हम तो ठहरे कौन, मृत्यु लोग के तुच्छ प्राणी, हमें पसंद नहीं आया, पागल है ऐसे नहीं लिखते, ए और बी वापस मिला, नहीं तो हम मानने लग जाएंगे कि ये रस्सी है, हमने कहा मिला ले। ठीक है, इस पे बना तू, इस पे ये वाला जो 4 लैम्डा बन रहे हैं इस पे बना, तो 1 2 3 4, ये 1 लैम्डा ये 2 लैम्डा ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा, है कि नहीं है, बन गई। ठीक है, पर हमने कहा पागल आदमी हम इस पे कंफर्टेबल है ही नहीं, हम बचपन से जब भी फोटो बनाते हैं वेव की हम ऐसे बनाते हैं, हम इसमें कंफर्टेबल है ही नहीं, है कि नहीं है, तो क्योंकि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं बना रहा है, ये तो बोल रहा है पार्टिकल कहीं भी चलेगा, वहां वेव नेचर एसोसिएटेड होगा, और इसमें पार्टिकल को कहां चलता हुआ माना है, ऑर्बिट में, तो इसके अनुसार तो ये बनेगा, और बाकी प्राणियों के लिए वो ये बना रहा है। इसको नोट करने से पहले पेज नंबर 17 पे आए, इसको नोट करने से पहले पेज नंबर 17 पे आए। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटम थ्योरी लिखा होगा, पढ़ता हूं मैं आपके लिए, आप भी पढ़िए इसको, पेज नंबर 17। ठीक है, पढ़ते हैं इस लाइन को क्या लिखा है, साफ साफ बोल रखा है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो कर रहा है वो स्टेशनरी वेव के रूप में कर रहा है किसी ऑर्बिट में, समझ में आ रही बात। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, ये उसने assumptions ले रखे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्टेज इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, whose circumference is integral multiple of डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, और साथ में आपके पास में एक ऑर्बिट का चित्र भी दे रखा है, अब उसमें देखो कितने लैम्डा है, 6 लैम्डा है, और कौन से ऑर्बिट में, वो छठे ऑर्बिट में, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, क्लियर है। पर हमको ये सिर्फ ढंग से दिखाने के लिए उसने इस ऑर्बिट को काट के क्या रखा है, सीधा कर रखा है, बोला है ना। तो स्टूडेंट क्या करता है, ठीक है, ये देखता है परेशान हो जाता है, एक तो अजीब टाइप की थ्योरी है, ये नहीं समझ में आता कि भाई कह क्या रहा है ये, किताब वाला आप देखो, ठीक है, जैसी किताब में चैप्टर स्टार्ट होता है, कभी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना शुरू कर देता है वो, कभी प्रोटॉन के लिए लिखना शुरू कर देता है, कभी गैस के पार्टिकल के लिए इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, पर बेसिक ये नहीं बताता कि आखिर कर क्या रहा है। पर अगर आपने इसका बेसिक पकड़ रखा है कि इस भाई ने क्या की थी, रिसर्च मारी थी, रिसर्च के साथ साथ इसने क्या किया था, 2 चीजों पे बात की थी, पहले तो लाइट के बारे में बात की थी, तो सारे फॉर्मूले हमने लाइट के चुरा लिए, उसके बाद में यही सारी चीजें कहां चिपका दी इसने, पार्टिकल नेचर में, और वो भी पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन में भी कौन सा था, मूविंग बोर इलेक्ट्रॉन था, है ना। ठीक है, यहां तक इसने चर्चा की थी, इसके बाद तो लोगों ने जब इस पे काम करना स्टार्ट किया तो मिल ही गया था अपन को रीजंस, क्लियर है, पक्का। ये नोट कर लें बेटा फटाफट फोटो वाला सवाल, ठीक है, ये फोटो वाला सवाल वाला जो केस है इसको नोट कर लें, फिर डालें हेडिंग डेविसन और जर्मन, माने इसने हद मचा दी थी तब तक जब तक डेविसन जर्मन ने प्रूव नहीं कर दिया कि भाई तू सही बोल रहा है, तू चुप हो जा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करके फ्री हो जाए। ठीक है, और आप समझ रहे हैं इसके ऊपर सवाल, ठीक है, यूपी सीट ने पूछ लिया, और जो मैंने अभी आपको ट्यूब वाला सवाल बताया ना, जो असम्पशन लिया बकायदा, उसमें आईआईटी ने 3 सवाल का गद्यांश पैसेज दे दिया था, उसने यही कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, ट्यूब में घूम रहा है। अब ट्यूब में भी कैसे, कोई कोलिशंस के अलोंग कोई लॉस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा ट्यूब के एक एंड से फिर दूसरे एंड में आएगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। उसके ऊपर उसने सवाल पूछा था, थोड़ा लंबा सवाल था, मैंने कहा छोड़ो अभी वो सवाल वगैरह आपके पास में अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, जेई में कोई बात नहीं, आईआईटी में पूछा था बहुत साल पहले, मगर उसका बेसिक क्या था, यही था, बेसिक क्या था, यही था। मैं लिखा है लेट ऑर्बिट, लेट कट द ऑर्बिट एंड मेक इट स्ट्रेट, लेट कट द ऑर्बिट एंड मेक इट
स्ट्रेट, ठीक है। और आपको इसको क्यों कट करना पड़ रहा है ये भी समझने आई बात कि हम ज्यादातर वही देखते हैं जो देखना चाह रहे हैं, हमें बचपन से सिखा दिया है, ठीक है, हमें बचपन से सिखा दिया कि ये ए ऐसा ही है, ठीक है। अब कोई आदमी पागल आदमी वो कर्सिव राइटिंग में अगर ऐसे लिख देता है पता नहीं कैसे भी, तो हम पहचान नहीं पाते, अब क्या चांद सितारे बना रहे हैं, डायरेक्ट लिख देना, है कि नहीं है। और अगर हम थोड़े क्रिएटिव होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ओह वाह क्या बात है, ये तो मेरा डिजाइन हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नोट कर लें इसको, कर लिया, ठीक है, फटाफट कर लें। फिर हमने कहा ये बकवास तो खत्म ही नहीं होगी भाई की, इसने तो थीसिस की थी भाई 4-5 साल लगा के, हम उसको 4-5 क्लास में थोड़ी नहीं पढ़ पाएंगे, इसने फेकलॉजी की हद मचाई, फेंक रहा है, ठीक है। और क्या तुझे क्या लगता है वो फेंक रहा है, वो फेंक चुका, अपन भी तो फेंक ही रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा हम तो चलते हैं प्रूफ करने के लिए, डेविसन जर्मर, डेविसन जर्मर ने करा क्या था, एक्सरे का डिफ्रैक्शन किया था या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन किया था, इलेक्ट्रॉन बीम का किया था, पर बेचारे कर क्या रहे थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन कर रहे थे, इंटरफेरेंस कर रहे थे, डिफ्रैक्शन कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। मेरे को मतलब नहीं है आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो आपकी इच्छा है, बकायदा जेई में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आ चुका है, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम में आ चुका है तो मेरे को क्या मतलब है, आप एनसीईआरटी ना पढ़ने वाले हैं ना पढ़ेंगे जिंदगी में, बड़े आदमी है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम याद तो रखें जो मास्टर बता रहा है आपको, दोनों कर रहा था। हाँ बेटा, करना एक चाह रहा था, हो दोनों गए थे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? बताओ ना, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम है तो अपन दोनों निकालेंगे, इंटेंसिटी, तो इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट इज इंटरफेरेंस। इंसान सांस भी ले सकता है, उसकी दो आंखें होती हैं, अंतड़ियां फंतड़ियां होती हैं, यू आर टेलिंग मी द प्रॉपर्टी, प्लीज डोंट टेल मी द प्रॉपर्टी, पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है। एक लाल ने बोला लाइट अगर डिफ्रैक्ट हो रही है मतलब किसी शार्प एज से मुड़ रही है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्ट होने के बाद में जब सर के किसी स्क्रीन पे लाइट मिलती है और हमको पैटर्न दिखाती है, तो जब इन लाइट रेज का इंटरफेरेंस होता है, मिलना, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का जब फॉर्मेशन होता है इसकी स्लिट्स में निकल के सामने स्क्रीन पे जब फाइनली डिफ्रैक्टेड पैटर्न मिलता है तो वो लाइट की रेज जो इंटरफेयर होती है वो होता है, ठीक है। तो दोनों फिनोमिना मिक्स तो है पर अलग अलग भी है, दोनों फॉर्मूला मिक्स तो है पर अलग अलग भी है। इंटरफेरेंस करना है तो स्पेशली फिर इंटरफेरेंस ही कराओ कोहेरेंट सोर्सेज मान के, ठीक है। ये नहीं है कि अपन फिर डिफ्रैक्ट करने बैठ गए, ठीक है। दोनों अगर एक ही चीज होती तो एक ही चीज पढ़ रहे होते आप, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन अलग अलग से नहीं पढ़ रहे होते, वो तो ऑब्वियस बात है, कोई भी लाइट रे अगर मिलेंगी तो वो टर्म इंटरफेरेंस ही कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी, इंटरफेरेंस। पर बेसिकली अभी अपने पास में वो झगड़ा कर ही नहीं रहे, हम तो सिंपली सी बात कर रहे हैं कि इन भाई लोगों ने करा क्या था, ये दे आर डूइंग डिफ्रैक्शन। तो पहली लाइन में लिख लीजिए फटाफट, पहली लाइन में लिख लीजिए, they were doing diffraction of electron beam, they were doing diffraction of electron beam, ठीक है। इन्हें क्या किया था, डिफ्रैक्शन बीम का डिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। चलो लिख लिया, ठीक है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट, एंड दिस एक्सपेरिमेंट was experimental proof, this experiment was experimental proof, and this experiment was experimental proof of de Broglie statement, this experiment was experimental proof of de Broglie statement। de Broglie ने तो स्टेटमेंट मारा था सिर्फ अपने ऊपर, ठीक है, इनने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर पाए थे, है ना। तो चलिए यहां पर चाहिए क्या था हमको, एक्सरे चाहिए थी या इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक्सरे चाहिए थे, और एक्सरे के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और इनने क्या टक्कर कराई कि दिखाया था एक्सपेरिमेंट में,
इलेक्ट्रॉन या एक्सरे? इलेक्ट्रॉन। तो बार बार तुम एक्सरे पे पहुंच जाते हो, एक्सरे तो पुराना हो गया, काम तो एक्सरे पे कर रहे थे, निकल क्रिस्टल पे एक्सरे टकराया था, मगर टक्कर कौन किसकी हो गई थी? इलेक्ट्रॉन बीम। तो आपको दोनों केस में इलेक्ट्रॉन बीम तो चाहिए ना, ठीक है। तो बनाते हैं अपन पहली फोटो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? ठीक है, हमने कहा हमारे पास में किराने की दुकान पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 किलो आप लिया है, ऐसा नहीं है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्मोआयनिक एमिशन से पहले इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है। तो थर्मोआयनिक एमिशन के कारण एक फिलामेंट लगाई आपने, वो गर्म हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकली। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो बहुत कम एनर्जी के होते हैं, तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ये आपके पास में कैथोड का काम करेगा, ये एनोड, ठीक है। तो इतने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, कि बंदूक की गोली की तरह ही निकले। तो ये जो आपके पास में डिवाइस है, ये बंदूक की तरह काम कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। काम करता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों? क्योंकि अब ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे? ये किसी तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है, ये वेव नेचर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, ये हो गया इंसिडेंट बीम। बीम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे एक ही एनर्जी से एक ही लाइन में पैरेलल है, ठीक है। तो आज ये फोटोन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो इंसिडेंट होने वाला है किसी निकल क्रिस्टल पे। ये रहा निकल क्रिस्टल, ठीक है, निकल क्रिस्टल। तो क्रिस्टल हमारे पास में एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो अपन ने टाइम पास के लिए ये बना दिया, ठीक है, कि ये है हमारे पास में निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल इस तरह से बना दिया टाइम पास के लिए। यहाँ पर ये एटम्स हो गए, और ये जो लाल लाल अपने पास में चित्र बना रखा है, ये इसकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्रिस्टल हो गए, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, मार्बल्स हैं, कंचे, ठीक है, कंचों को आपने सेम एनर्जी से फेंका, ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ कंचा जा रहा है, ठीक है, ये पैरेलल बीम जा रहा है। अगर किसी सरफेस से टक्कर करेगा तो क्या टक्कर करते ही पैरेलल नीचे आएगा या तितर बितर होके आएगा? बोलो, ये तो तितर बितर होके आ सकता है। तो ये जो बीम है, ठीक है, ये इधर भी आ सकती 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 है। माने ये बीम अगर देखें तो इंसिडेंट से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे गिर सकती है, हाँ या ना? बोलो, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, इतने सारे एंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये कहलाता है एंगल ऑफ डिफरेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ डिफरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइट बीम की जगह इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये डिफ्रैक्ट होकर आ रही है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्टेड, ठीक है, बीम। इसको क्या कह सकते हैं? डिफ्रैक्टेड बीम। कोई दिक्कत? पकड़ लो, ठीक है। पर एक दिक्कत फिर से, वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यह है कि हुआ क्या, ठीक है। 2 चीजें मैं पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन बीम टकरा के लौट के आ गई, क्या हो गई? टकरा के लौट के आ गई, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस में घुस जाए, ठीक है। आप सोचो, मैंने ये पेन लिया, सामने दीवार है, अगर मैं पूरा जोर लगा दूं, ठीक है, जितनी औकात है सारी औकात लगा दूं मैं, क्या ये पेन दीवार में घुस पाएगा? नहीं। अगर मैंने बहुत जोर से भी लगाया तो ये पेन टूट जाएगा और दीवार पे एक चिटक हल्का सा खर हो जाएगी, है कि नहीं? ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी औकात नहीं है अंदर से ले जाए, क्योंकि मेरी औकात नहीं है इसको अंदर, ठीक है, तक हम डाल दें। क्यों? क्योंकि इसके पास में इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। मगर बंदूक से गोली तो वो जा सकती है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी है आपके पास में। क्लियर है? तो यहां पर भी वही केस आता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो जा रही है उसको किस एनर्जी में भेजें कि वो टक्कर करे और डिफ्रैक्ट होकर लौटा है, बहुत अंदर ना जाए। याद कीजिएगा, अगर इसको हजारों वोल्ट पे रख दिया तो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक्सरे प्रोडक्शन में यही तो होता है, आप उसको हजारों वोल्ट पे एक्सेलरेट कराते हो तो वो मेटल के अंदर घुस जाता है, बाहर नहीं आता वो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको आपको 45 वोल्ट से लेकर 65 वोल्ट के बीच में ही चलाना है, माने ही या दे यूज्ड द वोल्टेज वेरी लो। क्लियर है? अभी आप 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद में अपन को क्या करना है, मैं आपको अगले 5-10 मिनट तक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो समझा रहा हूं, उसके बाद में व्यवस्थित रूप से लिखवा के अपन सवाल करेंगे, ठीक है। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इसके पूरे प्रोसेस में, देख लेते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। क्लियर है? अब जरा फटाफट समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आई है डिफ्रैक्ट होकर, ये एक लाइन में आ रही है या फिर तितर बितर होकर आ रही है? तो तितर बितर होकर आ रही है, तो स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन लगा दी तो क्या मिला? कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। ये क्या बताता है? ये वेव नेचर प्रूव करता है इसका, ये पार्टिकल, ये वेव नेचर प्रूव होता है। पहले भी अपन ने बात कर रखी है, बावलों की तरह चर्चा मत कीजिएगा। जब फ्रिंजेस वगैरह बनती हैं जो एक्सरेज या फिर कोई भी लाइट रेज बनाती हैं, तो लाइट रेज इज ऑफिशियली वेव नेचर। अगर वैसे ही नेचर कोई और बता रहा है, इसका मतलब वो भी कैसा नेचर बता रहा है? वेव नेचर बता रहा है। बोल हाँ है ना? ठीक है। अगर अपन, ठीक है, सॉलिड लोग हैं, ठीक है, हमको छुओगे, अपन क्या है? सॉलिड है। अगर किसी तरह से हम लिक्विड भी बन जाए तो उस समय हम कौन से फेस में रह सकते हैं? लिक्विड फेस में रह सकते हैं। पानी है, पानी हमेशा ठोस थोड़ी नहीं है भाई, पानी के अलग अलग फेसेस हैं, है ना? पानी अगर लिक्विड फेस में मिल रहा है हमको, तो हम यही तो बोलेंगे कि पानी कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड कैन आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड कैन आल्सो एग्जिस्ट इन गैसेस, क्योंकि उसने वो प्रॉपर्टी दिखाई है। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स भी तो होते हैं, तो भैया अपने पास में गैस के मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है रैंडमनेस की, जैसे वही अगर पानी के वाटर पेपर बता रहे हैं, तो अपन ये तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये सारी प्रॉपर्टी वही बता रही है, इसका मतलब पानी कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, है ना? बोलो ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्दे पे तो आ गया, पर्दे पे तो आ गया, मजा आ गया। तो ये तो प्रूव हो गया था इनके पास में, पर इनको प्रूव क्या करना था? इनको प्रूव करना था भाई साहब ये तुक्का लगाया हुआ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आएगा? समझ आई बात? ठीक है। तो अगर आप डेविसन जर्मर की जगह होते हैं तो आप बुद्धि लगाते हैं, और आप बुद्धि लगा के क्या बोलते हैं? यार ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करें, जबकि हमारे पास में कुछ भी नहीं है इसके लिए सिवाय एक चीज के, पोटेंशियल। बोला है ना? तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का खोजबीन शुरू करिए। तो इन्होंने भी यही किया। यहां पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर हम ये वोल्टेज चेंज करें,
हमने कहा करो। तो क्या होगा, देखें तो सही, अगर वोल्टेज चेंज करें तो कुछ तो मिलता है यहां पर, और क्या मिलेगा वो देखते हैं। कि अगर आपने किसी समय V1 वोल्टेज लिया, किसी समय V2 वोल्टेज लिया, किसी समय V3 वोल्टेज लिया, माने आपने किसी समय इसको 45 वोल्ट पे मारा, किसी समय इसको 47 पे मारा, मान लेते हैं 50 पे मारा, 54 पे मारा, 64 पे मारा, देखें क्या हो रहा है। क्लियर है? अब जरा सोचो कि अगर आपने इसको 45 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराया, टकराएंगे, किसी और एनर्जी से डिफ्रैक्ट होंगे। क्लियर है? अब यहां पर मालूम पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी इंटेंसिटी अलग अलग है, अलग अलग थीटा पे इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग। तो इन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया, या फिर बोलूं तो स्लाइडर लिया। ठीक है, क्या लिया, स्लाइडर, जिसमें कुछ एंगल छपे हुए थे। ठीक है, 20 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में एंगल थे। हमने कहा ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन को क्या करो, चेक करो कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहे हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? सर एक टोकरा लगा देंगे और गिन लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे गिनेंगे? नहीं, यहां पर बकायदा एक चैम्बर लिया जाता है जो पीछे गैलोमीटर से जुड़ा हुआ रहता है, और ये सर्किट है। ठीक है, ये डब्बा क्या करेगा, इसमें फिसलेगा। ठीक है, तो किसी थीटा 1 एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुए वो पीछे जाएंगे। ठीक है, और करंट आएगा, करंट इक्वल टू NE बाय T, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें इतना करंट आया। ठीक है, और उसके अनुसार इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इसको कहते हैं अपन आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, या फिर फैराडे सिलेंडर। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन चैम्बर या फैराडे सिलेंडर। अब अगर आप वैज्ञानिक होते तो आपने कहा कि V1 वोल्टेज पे देखें थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में इंटेंसिटी कितनी आ रही है, I1, I2, I3। फिर किसी दूसरे वोल्टेज पे चलाते आप, ठीक है, किसी दूसरे वोल्टेज पे चलाते, मान लेते 47 वोल्ट पे चलाते, अब इंटेंसिटी चेक करेंगे थीटा 1 पे कितनी आ रही है, सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास में 20 डिग्री था, ये 21 डिग्री था, ये 22 डिग्री था। ठीक है, इंटेंसिटी चेक कर ले, ऐसे ही चेक कर ले। फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक तरफ इंटेंसिटी, एक तरफ थीटा, एक तरफ इंटेंसिटी, एक तरफ थीटा। ग्राफ कैसे बन रहे हैं, ग्राफ ऐसे बन रहे हैं। ग्राफ कैसे बन रहे हैं, ग्राफ ऐसे बन रहे हैं। कि थीटा तो बढ़ेगा सी, देखो आप, थीटा बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इंटेंसिटी चेक करें, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। हमने कहा ये क्या बदतमीजी, सब में ऐसे ही हो रहा है, हर एक के अंदर क्या हो रहा है, यही हो रहा है। हमने कहा ऐसा क्यों, डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। याद कीजिएगा, डिफ्रैक्शन में आप पढ़ते थे कि इंटेंसिटी और थीटा का जो पिक्चर बनता था ये तो बनता था। तो इंटेंसिटी पहले बढ़ती है सेंटर राइट, फिर घटती है। ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा याद आ रहा है। ठीक है सर, हमने तो डिफ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा होता है। आगे बढ़े। ठीक है, अब करना क्या है, सब कुछ तो प्रूव हो गया, एक फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या करना है, ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया, ये प्रैक्टिकल हो रहा है या थियोरेटिकल असम्पशन हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इन्होंने पाया कि जब आपने 54 वोल्ट पे रवाना किया था इसको, कितने वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे, तो जितनी भी एंगल्स आ रहे थे इंटेंसिटी के, उसमें 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिली। ठीक है, 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी प्राप्त हुई। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब आपके पास में एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जो प्रैक्टिकल कंडीशन पे आधारित थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि आपके पास में थीटा आ गया कितना, 50 डिग्री, उसी समय वोल्टेज कितना है, 54 वोल्ट। क्लियर है? आपके पास जो फॉर्मूला है वो कैसा है, थ्योरेटिकल है, तो 12.27 बटे अंडर रूट 54। ठीक है, तो ये आ गया 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डी ब्रोगली के थ्योरेटिकल फॉर्मूले से उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर स्टेट पे जो वेवलेंथ आई वो कितनी आ गई, 1.67। अब हो तो प्रैक्टिकल रहा है, और डिफ्रैक्शन की प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी है, तो इस प्रैक्टिकल के अंदर एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे न्यूटन के जमाने की बात करें। ठीक है, तो अगर आपने वाकई में, ठीक है सुनना ध्यान से, किसी चीज को तोला, घर पे सिलेंडर है वो तोला, और एक स्प्रिंग बैलेंस से आपने उसको तोलने की कोशिश की, हाँ है ना, ठीक है, तो उसमें जो लिखा है वो आप तोल के देख सकते हो प्रैक्टिकली। ठीक है, और अगर आप उसको तोल के देख सकते हो तो आपने वेट नाप लिया उसका कि सिलेंडर 14 किलो का है, अरे हाँ है ना। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, F=ma, आप उस फॉर्मूले से भी अगर इसको निकालेंगे तब भी वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, झूठ बोल रहा हूं, वही आएगा। ठीक है, आप अगर किसी भी चैप्टर में देखें, हर चैप्टर में एक ना एक प्रैक्टिकल कंडीशंस के साथ में एक वैज्ञानिक का नाम है। तो यहां पर कौन से वैज्ञानिक का नाम है, ब्रैग। किसका नाम है, ब्रैग। मैं दोबारा बताता हूं, सुनना ध्यान से। मान लीजिए अपन क्लास में एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, सुनना, कि मैंने बोला 10 वोल्ट और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं अभी ओम्स लॉ। अब मैं कहूं आपसे कि बेटा बताओ 10 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, क्लियर है, ठीक है, बताओ करंट कितना जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 10 = I × 5। ठीक है, इसका मतलब 2 एम्पियर। ये फॉर्मूला क्या है, क्या प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपने जिस एग्जाम या जिस जमाने में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप में से शायद ही कोई लोग लैब भी गए होंगे। 90% लोग तो लैब जाते ही नहीं है। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बैठ रहे हैं जो कि पूरी जिंदगी प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट है, उसमें थ्योरी पे कैसे काम कर रहे हैं। कई तो इंजीनियर बन के 3rd ईयर में पहुंच गए, अभी तक लॉकडाउन ही चल रहे हैं उनके लिए, वो इंजीनियर बन रहे हैं। इंजीनियरिंग की 60% पढ़ाई लैब में है, 40% में भी अपने पास में 25% पढ़ाई किताब में है, बाकी 15% पढ़ाई वो है जो आपने लैब और क्लासरूम के बीच में जी रहे हो।
कि असफलताओं को कैसे झेलना है। वो सिंपल सी बात है, वो नंबर जो होता है, ठीक है, वो टीचर के हाथ में। अब तो वही अच्छा है, कानून बहुत अच्छा आ गया है कि अगर 3 साल अगर कोई लगातार फेल होता है तो उसकी डिग्री डिस्क्वालीफाई हो जाती है। किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, सुन रहे हो, किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, बैक आ गई मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में फेल हो गया, 3 चांस मिलती है, फेल डिग्री कैंसिल। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, 10 10 15 15 साल तक बैक चलती है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे बगल में एक अंकल जी आके बैठे, मेहंदी वाले बाल, मुझे आज तक याद है। अब मैं परेशान, यार ये टीचर आके बैठ गया, 20 25 साल पुरानी बात है। अब टीचर आके बैठ गए भाई, अपन तो नर्वस हो गए, आज तो फेल होंगे भैया। टीचर बगल में बैठ के क्या कर रहा है, मुझे लगा कॉपी चेक कर रहा होगा, वो तो वही पेपर दे रहा था। जब पेपर खत्म हुआ तो मैंने पूछा, मैं कहा सर, बोले सर नहीं बॉस बोलो। फिर उसने बातों बातों में, भाई चाय की थड़ी तो होती थी उस समय, तो अब आजकल होती कैंटीन, ठीक है, छपरी वाली थड़ी वगैरह होती थी उस समय, वो चाय के दुकान पे बताता है वो कि फोटो दिखाता है, ये मेरी बड़ी बेटिया है, ये मेरा छोटा बेटा है। मैं कहा ये क्या चक्कर यार। बोले तुम तो फर्स्ट ईयर में आए हो, ये मेरा 11वां साल है, 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद 11 साल। मैं कहा 15 साल हो गया, मतलब बोले डिग्री अट कर रखी, इस सब्जेक्ट में फेल करके बैठा हुआ है। कहा क्या किया था, पप्पा मार दिया था। उसको नहीं मारा था, उसका एक असिस्टेंट था भाई, वो जैसे होते हैं ना, वो नए सीखते रिक्रूट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर लिया आपने, उसका लेक्चरशिप में लगने वाले तो ट्रेनिंग होती है, उससे लड़ाई हो गई फर्स्ट ईयर में। पहले चलता था, पहले तो रैगिंग भी चलती थी। आप लोगों के टाइम पे क्षमा कीजिएगा, आपको रैगिंग क्या होती है मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सस्टेन ही नहीं कर सकते रैगिंग में। आपको चौराहे पे खड़े होकर किसी ने 2 थप्पड़ मार दी ना, चाहे छोरी हो तो छोरा हो, ठीक है, आप पता नहीं क्या कर बैठेंगे, क्या कर बैठेंगे आपको मालूम नहीं। ठीक है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, हमें तो कहीं भी पिटाई करते थे। और सब बेशरम। एक महीना कॉलेज में, 1 महीने की रैगिंग के बाद में आप निश्चिंत रहिए, आप दुनिया की सबसे बेशरम आदमी होते हैं। वो बोलेगा ये करना है, इसको जाके थप्पड़ मारना है। मतलब काहे को शर्म आ जाएगी आप लोगों की, ऐसा ऐसा भी होता है, इसलिए रहने देते हैं। आप जो पिक्चरों में देखते हैं ना किस लेवल की रैगिंग होती है, उससे पिक्चरों की रैगिंग है, नहीं देखे देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है कि खत्म हो गई रैगिंग, मगर गलत भी हुआ है, कुछ तो होनी चाहिए। मतलब हमें ईगो इतना आ चुका है आजकल, ठीक है, कि आप उस लेवल पे जा ही नहीं पाओगे बेटा। अगर किसी चीज का 100% होता है ना, तो उसका 3.5% अगर आप निकाल लें, वो 3 इडियट्स थी, ठीक है, इस लेवल पे होती है। फिर वही बात है, मैं कह रहा हूं ना, ये तो कई साल से रूल बन गया, इसलिए अब क्या है, सब सेफ है, आप चिंता मत कीजिए। आप कॉलेज जाएंगे तो पहले ये होता था कि सिलेक्शन हो गया, अगर तो पहले सिलेक्शन होने का डर था कि भाई होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में ये होता था, मैं नहीं जा रहा, मैं 6 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही पागल 4 4 महीने बाद ज्वाइन करते थे, फिर रगड़ दिया जाता था, लेट आया तू, तेरे को डबल देनी पड़ेगी रेटिंग। क्यों? क्योंकि तो 4 महीने झेल चुके हैं, वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे। तो वापस आते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, कितना हो गया, 2 एम्पियर, क्लियर है। अब आप में से एक फैल गया, तो पहले तो फैल ही नहीं सकते थे, बॉस ने या आपके जो सीनियर उसने बोल दिया ऐसा है, तो सला ऐसा है। अब आप आजकल तो बड़े लोग हैं, फैल गए, तो आपने कहा हाउ कैन आई बिलीव, तो आपको कान पकड़ के ले गए लैब में, बोले यहाँ लगा दे एमीटर, अब नाप कितना आएगा, 200, 1.99 आ जाएगा, क्योंकि इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। पर ध्यान से समझिएगा, तू नहीं आएगा, पर 200 भी नहीं आएगा, आएगा 2 के आसपास, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आराम से बता सकते हो कि ये फॉर्मूला ऑथेंटिक है, अभी तो चल रहे हैं सब फॉर्मूले, क्लियर है। ठीक वही चीज कि ब्रैग की इक्वेशन क्या है, प्रैक्टिकल इक्वेशन, उसका फॉर्मूला है डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। थ्री कहां से आया वो छोड़ दो, डी है निकल क्रिस्टल के लिए डायमेंशंस 2.15, सर कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद नहीं रखनी है, ठीक है। और कितने वोल्टेज पे हो गया, कितने एंगल पे हो रहा है, 50, ये सॉल्व होता है 1.66 एंगस्ट्रॉम, कितना आया, तो प्रैक्टिकली 1.66, थ्योरेटिकली 1.67, हेंस प्रूव द फॉर्मूला इज राइट, ठीक है, क्योंकि तो तुक्का लगाया था, और प्रैक्टिकली आपके पास में क्या आ रहा है, लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक है। यहां से प्रूव हुआ कि फॉर्मूला भी तुक्का सही था, क्लियर बेटा, क्लियर है। पर प्रॉब्लम फिर इतनी आती है कि जब डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पे अपन पढ़ने बैठते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि है क्या चीज, बता क्या रहा है। और दुखद ये एक और है कि पिछले कुछ 2 साल से, ठीक है, आपकी जो सिलेबस था 12th क्लास का, शायद आप लोगों ने ये झेला है लास्ट ईयर, उसमें ट्रांजिस्टर टाइप के टॉपिक सब हटे हुए हैं, ठीक है, तो हमको उस समय थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। और डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट पिछले 7 8 साल से तो कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, जेई में है, सवाल आए, ठीक है, पर 12वीं क्लास के कोर्स में से हटा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको समझाना पड़ता है, तो आप एक काम कीजिए, आपको ये समझ आ गया कि आखिर कर क्या रहा है। हम डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हम कोई फॉर्मूले को इजाद नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये क्या कहा इसने वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो आप लोग ये चित्र बना लीजिए, बाकी मैं सब हटा रहा हूं, ठीक है, और आपको जो जो मैंने बोला उसको व्यवस्थित रूप से एक करके लाइन में लाइन लिखवा देता हूं, ठीक है। तो पहले आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये सब मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, सबसे पहले ये वाला चित्र बना ले, बहुत आसान सी चीज है, अगर आप समझने बैठे तो बहुत आसान है। हाँ, आप जास्ती कंफ्यूज होने बैठे कि ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों, ठीक है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो आप रिसर्च रिसर्च बाद में कीजिएगा, उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, ठीक है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर आप पीएचडी की तरफ जाते हैं, ठीक है, और पीएचडी में भी आपके पास में 5 साल लगे, 10 साल लगे, ठीक है, फिर आपको डीआरडीओ के साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब तक आप फिर 35 साल के होंगे तब आप पागल हो चुके होंगे, हम सब आपको तब वैज्ञानिक बोलेंगे। सर डराओ मत, हम नहीं पूछ रहे। चित्र बना लिया सर, निकल क्रिस्टल बना रहे, अगर नहीं समझ में आए तो डब्बा बना ले, ठीक है, डब्बा बना ले आपको बस, ये नहीं बनाना है आपको, तो सर आप काहे बना रहे हैं, ठीक है, मैं तो टाइम पास बना रहा हूं, लो भाई, हाँ ये अलमारी है, तो मैं तो 3 लाइनें बनाई थी, 4 कर गई, आप लोगों को नहीं बनानी है, आप लोग मत बनाना, बना लिया, 2 लाइन लिखें, वेरी गुड बेटा, लिखो, अब बना लिया, कुछ नहीं बनाना, चिंता मत कीजिए, सिर्फ इतना बना लिया, ठीक है, अब लिखिए अगले पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिए, देखो इन्होंने क्या किया, इन्हें एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, इस डब्बे को चलाया फैराडे सिलेंडर को, और क्या नोटिस किया, ठीक है, अलग अलग थीटा पे इंटेंसिटी, ठीक है, और बना दिया क्या, ग्राफ, क्लियर है, यही सब किया, ठीक है, तो यही सब अपन लिखने वाले हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इन द एक्सपेरिमेंट
In the experiment, they plotted. In the experiment, they plotted. In the experiment, they plotted graph between intensity and angle of diffraction. Intensity and angle of diffraction, and found that, okay, and found that maximum intensity is obtained at, and found that maximum intensity is obtained at 54 volt and 50 degree. 54 volt and 50 degree. 54 volt and 50 degree. देख लिया? ये वाला ग्राफ बना ले, ठीक है, ये ग्राफ बना ले. y एक्सिस पे आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, और x एक्सिस पे आ जाएगा थीटा एंगल, ठीक है, ये एंगल थीटा, ठीक है. यहाँ इंटेंसिटी बढ़ी है, जहां मैक्सिमम हुई है वहां थीटा क्या है, 50 डिग्री है, और कब 54 वोल्ट, ठीक है, 54 वोल्ट कर लेंगे इतना, ठीक है. अब क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, इनको ये तो मालूम पड़ गया, अब उनको मालूम है कि फॉर्मूला प्रूव करना है. तो जब फॉर्मूला प्रूव करना है तो किसकी मदद ली, ब्रैग की, ठीक है, किसकी मदद लेंगे, ब्रैग. तो थर्ड पॉइंट में ब्रैग्स लॉ. तो ब्रैग के दो नियम हैं, एक है डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेम्डा, और एक है 2d साइन फाई इक्वल टू एन लेम्डा, ठीक है. पढ़ा हुआ है आपको, याद है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी एक पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा हुआ है तो हमको कोई प्रूव नहीं करना है, जब डिफ्रैक्शन पढ़ोगे तब आप पढ़ते हो उसको डिटेल में, ठीक है. अभी क्या करना है, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कुछ ये आया. अच्छा, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपके पास में बड़ा डी छोटा डी ये सब क्या है, ठीक है. तो मैं याद दिला दूं, वेयर एन क्या है, ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि खेल तो सारा क्या है, पार्ट डिफरेंस का है, ठीक है. भाई क्या हो रहा है स्क्रीन पे, क्या हो रही है, डिफ्रैक्टेड बीम क्या हो रही है, इंटरफेयर तो करती है स्क्रीन पे. अगर आपको क्या मिल रहा है, फ्रिंजेस मिल रही है, कैसे भी मिल रही है, चाहे पट्टियां मिल रही हैं, चाहे सर्कुलर रिंग मिल रही है, वो क्या है, वेव का इंटरफेरेंस ही तो है. डिफ्रैक्टेड बीम जब इंटरफेयर किया तो स्क्रीन पे हमको क्या मिला, पैटर्न मिला, ठीक है. तो जहां इंटरफेयर होगा पार्ट डिफरेंस आएगा, तो पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा के लिए कितना आता था, एन लेम्डा, ठीक है, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा. तो हमको क्या करना है, हमको ध्यान रखना है, टेक एन इक्वल टू 1. हमने कहा हमारे पास में टेंशन ही हटा दो, हमको लेने ही नहीं है एन, हम तो एन को क्या लेंगे 1. हमको डिफ्रैक्शन थोड़ी पड़ रहा है, अपन तो सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है. जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो कौन से ऑर्डर का मैक्सिमम मिनिमम है वो देख लेना, ठीक है, पर अभी कोई जरूरत नहीं है, एक काम खत्म. अच्छा, थीटा क्या है, ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं और ब्रैग्स एंगल बोल सकते हैं. फाई क्या है, ठीक है, फाई होता है ग्लांसिंग एंगल, ठीक है, ग्लांसिंग एंगल, या फिर पृष्ठ सर्पी कोण. हिंदी में क्यों लिखा बताता हूं, ठीक है. पृष्ठ मतलब सरफेस, तो कुछ ऐसा एंगल जो सरफेस से बने, जो कहां से बने, सरफेस. अभी दिखाता हूं इसमें क्या है, ठीक है, ध्यान देना. थीटा और फाई ध्यान रख लेना. अच्छा, डी और छोटा डी क्या है ये भी ध्यान रख लो, ठीक है. देखो होता क्या है, ये डायग्राम नहीं बनाना आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है, ये नहीं बनाना आपको, ये सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए बनाया है कि कोई भी क्रिस्टल होता है तो वो 3D फोटो है, पूरा क्रिस्टल है वो, ठीक है. तो क्रिस्टल में क्या होता है, ये लेटेस्ट ले लो क्रिस्टल का, तो ऊपर प्लेन है, देखो ध्यान से, ये क्या है, इसका सरफेस है कि नहीं है, ठीक है. तो दो सरफेसेस या दो प्लेन्स के बीच में बनने वाला जो दूरी है वो कहलाती है स्मॉल डी, और किसी एक प्लेन में एटम्स के बीच में दूरी जो आती है वो कैपिटल डी है. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ प्लेन, ठीक है. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार स्टूडेंट क्या करता है, वो फालतू कंफ्यूज होता है, बोला सर एक चीज बताओ, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो ये एटम के बीच की दूरी तो डी है, तो मैं तो ये डी लूंगा ना, कैपिटल डी लूंगा. अरे नहीं बाबले, ये किसी एक प्लेन में एटम्स के बीच की दूरी को कैपिटल डी बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ प्लेन. क्लियर है, क्लियर है, ठीक है. अच्छा, अब सोचो ये डायग्राम बनाए, हमने कहा फालतू टाइम लगेगा, और हमको मालूम है क्रिस्टल ऐसा ही होता है, तो इसका 2D फोटो बना दिया, ठीक है, इसका 2D फोटो. क्या दिक्कत आ रही है, ये लाल लाल लाइन बॉन्डिंग दिखा रही है, और ये काले काले डॉट एटम दिखा रहे हैं. अब क्या हो रहा है, वेव आ रही है या इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, टकरा रही है, जा रही है, आ रही है, टकरा रही है, जा रही है, आगे जाके इंटरफेयर कर जाएंगी. यही तो इन दोनों वेव के बीच का जो पार्ट डिफरेंस वही तो एन लेम्डा है. आप चाहे तो अपने पास में प्रूव भी कर सकते हैं कैसे आ रहा है, खैर, ठीक है. अभी ध्यान देते हैं कि ये क्या है, ये इंसिडेंट बीम, ये क्या है डिफ्रैक्टेड, ये क्या है इंसिडेंट, और ये क्या है डिफ्रैक्टेड. इसको इधर देख लो, इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, यही तो थीटा है. क्लियर है. और सरफेस से बनने वाला एंगल कौन सा है, फाई. सरफेस से बीच में बनने वाला एंगल कौन सा है, फाई. समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है, इतनी बात आ गई. क्लियर है. अच्छा, एक दिन क्या हुआ, जय ने सवाल पूछ लिया, ठीक है, कि बताइए थीटा प्लस फाई कितना होगा. AIEEE में बकायदा सवाल आ गया, हमने कहा बताओ, ठीक है, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं. पर ये जो फोटो है ये NCERT की है, ठीक है. एक्चुअली ध्यान देना, एक्चुअली फाई और फाई सेम नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे सेम है, हमेशा सेम नहीं है, रहेगा ध्यान. क्लियर है, ठीक है. अगली बात, हमारे पास में ये डायग्राम बनाना है नहीं, टेंशन लेनी नहीं है. ये सब कंडीशन जो आई थी इसमें हमको ये प्रूव करना है नहीं,
ठीक है, आप सनक जाएं तो बता देना, मैं प्रूव कर दूंगा, पर मेरे हिसाब से कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डिफ्रैक्शन में आप ये सब पढ़ते ही हैं, हमें तो सिर्फ इसका यूज करना है। और हमको करना क्या है, ठीक है, ब्रैग्स की जो इक्वेशन है और डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको यूज करना है। पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, स्मॉल डी निकल क्रिस्टल के लिए कितना आ रहा है, 0.91, और कैपिटल डी कितना आ रहा है, 2.15। ये हमको रटना नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, मैंने चिपका दिया। तो सर हमसे पूछ लिया जाए, नहीं पूछता, वो देता है उल्टा। ठीक है, अब मुझे बताना कि आपको अगर थीटा यहां पर यूज कर लें और वी नॉट यहां पर यूज कर लें, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, एन को आपने 1 मान लिया, तो यहां पर 2.15 इंटू साइन 50, ये आ रहा था कितना, 1.66 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 बटे अंडर रूट 54, ये कितना आया था, 1.67। ठीक है, तो क्या इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है, बोलो। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई, ये अपन ने व्यवस्थित रूप से डायग्रामेटिकली लिख डाली, इसको नोट कर लें, ये लाल डायग्राम छोड़ देना। सर हम तो बनाएंगे, बना लो फिर, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाया है कि हम इसको यहां पर ये बना रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, आप 2 पाई बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, आप इसको 2 पाई लिख सकते हो, पर एग्जाम में मैंने 180 बोला था। हाँ तो, हाँ सॉरी, हाँ मैं भी क्या बोलूं, तो 180 लिख लेना, एग्जाम में 180 बोला था, कुछ और पूछ रही थी बेटा। ओ माय गॉड, ये पेपर में देखो ये पूछा था कि फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा, ये पूछा था। तो आप लिखो ना 2। सर y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है, तो क्या मैं y इक्वल टू 2x/2 प्लस जेड लिखूं, नहीं सर, मैं को तो 5x/5 प्लस जेड, तो कुछ भी लिख सकते बेटा, तू इंटेलिजेंट है, इतना काफी होता है भाई। आप ध्यान दो, आपकी रैंकिंग नहीं होने वाली है। ओह माय गॉड, जिगरा है। छापो, तुम छापो। कौन सा अक्षर नहीं आया तुम बताओ, ग्लैंसिंग, या हटाऊं उसके नीचे प्रश्न सर्पी, लिख लिया, वेरी गुड बेटा। ये हटा दूं, चलिए 7वां पॉइंट, डिफ्रैक्शन। हम डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। पर सवाल पूछा जाता है कि व्हाई वी आर यूजिंग निकल क्रिस्टल, कैन वी यूज एनी अदर टाइप ऑफ क्रिस्टल, कुछ भी।
वो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया होगा, उसमें तो गोल्ड फॉइल के लेते हैं, वो होता है। या निकल क्रिस्टल की जगह क्या मतलब सोडियम क्रिस्टल नहीं ले सकते, NaCl, ठीक है, या कोई और भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ठीक है, पर उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। होता क्या है, आप करा क्या रहे हो, हमने कहा डिफ्रैक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और डिफ्रैक्शन में एक बात आती है कि डिफ्रैक्शन याद कीजिएगा, फॉर डिफ्रैक्शन जो जो वेवलेंथ होती है लाइट की, ठीक है, वो स्लिट की चौड़ाई के लगभग क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है, मगर ये एंगस्ट्रॉम में तो ये भी क्या होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, मीटर में तो ये भी किसमें होना चाहिए, मीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो वेव लेके आ रहे थे वो कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किस ऑर्डर में है, वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, और निकल क्रिस्टल का जो डायमेंशन है वो भी किसमें, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इन्होंने निकल क्रिस्टल के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, आप किसी और के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसके लिए डायमेंशन मैच कर रही है, क्लियर है, पहली बात। तो दूसरी बात, डिफ्रैक्शन पैटर्न में होता क्या था, जरा याद करके बताएंगे, ठीक है, जैसे अपने पास में स्टार्टिंग में ही विद्यार्थी ने बता दिया था कि क्या है, ये बैंडिंग फिनोमिना है, कि लाइट अगर आ रही है, ठीक है, तो यहां पर अंधेरा और यहां अंधेरा होना चाहिए था, यहां उजाला होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं मिला, ठीक है, ये बैंड हो गई और ये भी क्या हो गई, बैंड हो गई, क्लियर है, कुछ ऐसे होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, ठीक है, और फिर ये मिलेगा, हाँ है ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, इसकी जो वृत्त है वो वाई है, मान लो, क्या वाई जो होगी क्या वो डी से बड़ी है या छोटी है, ऑब्वियस बात है, सेंट्रल मैक्सिमम जो मिलेगा, ठीक है, वो इसकी वृत्त से बड़ा होगा, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, क्लियर है, हमने कहा ठीक है। अच्छा एक और बात सोचो कि अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं और यहां पर आ जाऊं, ठीक है, अब ये क्या है, ये है फर्स्ट मिनिमा, और ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट मिनिमा से ऊपर के फर्स्ट मिनिमा तक आप जाओ, ठीक है, एंगल के साथ में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, एंगल बढ़ रहा है, इंटेंसिटी घट रही है, हाँ है ना। अब इनके ग्राफ कैसे बन रहे थे, ऐसे तो बन रहे थे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब क्या करना है, ठीक है, ये बना लेना है क्योंकि हमें डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना। ये जो दो कंडीशन है ये हमारे काम आई, बकायदा पेपर में क्या आया, पैसेज आया, वो अपन को करना है, अभी करते हैं तो 2 मिनट बाद, आप पहले इसको नोट करके फ्री हो जाए, इसको नोट कर लें और फिर उस सवाल को कर लेते हैं फटाफट। बताइए दोस्तों, जल्दी से बना लें इसको। पेज नंबर 22 पे सवाल नंबर 6, 7 और 8, ये पूरा पैसेज है, ठीक है, जो AIEEE ने पूछा था, मैंने आपका पुराना पुराना नाम, ठीक है, सवाल को पढ़ें और ध्यान दें थीटा बीटा कहां से दे रखे हैं। डू योर सेल्फ हो रही है, आ गया।
तो पहला क्या दे रखा है, आपको फॉर्मूला पूछा है, तो छोटे डी का फॉर्मूला पूछा है बड़े डी का, छोटे डी का फॉर्मूला क्या था, 2 छोटा डी साइन फाई या थीटा, फाई, फाई कहां से बनता है, सरफेस से, ठीक है, तो ये रहा फाई, पर फाई कहां से दे नहीं रखा, आई दे रखा है, तो फाई कितना होगा 90 माइनस आई, फर्जी है, तो फॉर्मूला है टू डी साइन आई इक्वल टू आई आएगा या फाई आएगा, फाई आएगा, एन लेमडा, तो 2d साइन 90 माइनस आई इक्वल टू एन लेमडा, तो 2d कॉस आई इक्वल टू एन लेमडा, कर दिए। सवाल नंबर 6 कर लेंगे। 7वें सवाल में स्टूडेंट गलती कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में तो साइन घुसा हुआ है, तो साइन आई ले लेता है, जबकि ये क्या है, कंटिन्यूएशन का सवाल है, तो क्या आएगा 2d साइन आएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, कॉस आई इक्वल टू एन नहीं दे रखा तो ही, और लैम्डा कितना होता है 12.27 बटे अंडर रूट वी नॉट, क्या पूछ लिया, ठीक है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है, और पोटेंशियल पूछ लिया है, इजी है, पक्का, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। 8वें नंबर का सवाल देखिए, क्या पूछ लिया, उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम हो और डिफ्रैक्शन कर रही हो, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम हो, डिफ्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, तो चारों में से कौन सा सही होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट जो आता है उसकी थिकनेस क्या होती है, ज्यादा आती है, तो चारों में से क्या ये चौकटा बनता है, ठीक है, क्या ये सर्कल बनता है, ठीक है, ये कैसा बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरह का बनेगा कि इमेजिन कीजिए कि कभी वेव की इंटेंसिटी बढ़ रही है कभी घट रही है, पर यहाँ तो y इक्वल टू डी है और यहाँ पर क्या है, तो चारों में से आप कौन सा सही बता सकते हैं, चलिए आज यहाँ तक।